नेक्सा वेल्ड एंड फ्लक्स एलएलपी कंपनी, जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोरोड्स बनाने में पूरे भारतवर्ष में अग्रणी कंपनी है। इस कंपनी के मालिक श्री सुनील अग्रवाल जी, जिनको 35 साल से अधिक का अनुभव है। स्वर्गीय श्री आत्माराम और श्रीमती उर्मिला देवी के 4 पुत्रों में से एक श्री सुनील अग्रवाल जी का जन्म 11 मई 1969 को हरियाणा में भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव में हुआ। इनके पिताजी और माताजी ने इन्हें परिवार और समाज का महत्व समझाया और आज सुनील अग्रवाल जी ना कि सिर्फ नेक्सा वेल्ड एंड फ्लक्स एलएलपी कंपनी को बहुत बखूबी संचालन कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी समाज सेवा संस्था से भी जुड़े हुए हैं। जो इनकी कंपनी है नेक्सा वेल्ड, एक कंपनी कन्वेंशनल इलेक्ट्रोरोड्स बनाती है, स्पेशल इलेक्ट्रोरोड्स बनाती है, मिग वायर एंड फ्लक्स कोड वायर बनाती है और फिलर वायर का निर्माण करती है। 600 मैट्रिक टन से ज्यादा का उत्पादन करने वाली ये कंपनी देश के अधिकतर राज्यों में है और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देश की जानी मानी कंपनियों में भी जाते हैं, जिनमें से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो नेक्सा वेल्ड एंड फ्लक्स एलएलपी के प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं। नेक्सा वेल्ड एंड फ्लक्स एलएलपी कंपनी जो एक ISO 9001-2015 एक्रेडिटेड कंपनी है, साथ ही साथ इस कंपनी को IBR अप्रूवल भी मिला हुआ है। ये कंपनी ना कि पूरे देश में अपने विभिन्न उत्पादों की सप्लाई करती है, बल्कि रोजगार सृजन और साथ ही साथ भारत की तरक्की में भी बहुत बड़ा योगदान करती है। तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करते हैं भिवानी परिवार के श्री सुनील अग्रवाल जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी सुनील जी का भिवानी परिवार मैत्री संघ के इस परिवार पर स्वागत है। सुनील जी से बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं दिनेश जी गुप्ता को। स्वागत है सुनील भाई आपका। धन्यवाद। सुनील भाई, नेक्सा वेल्ड इस नाम से अभी सब लोग रूबरू हुए, परिचित हुए और भिवानी परिवार के आप वाइस प्रेसिडेंट हो, इस नाते भी सब लोग आपको जानते हैं। तो पहले तो अपनी जर्नी अपने गांव से लेके और ज़रा यहाँ तक की गाजियाबाद और दिल्ली तक की जर्नी, नेक्सा वेल्ड तक की जर्नी आप अपने मुख से बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ परिवार, कहाँ से आपने एजुकेशन ली और कैसे आप आगे बढ़े। सबसे पहले तो सभी को राम राम। जब तक जवाब नहीं आएगा छोड़ूंगा नहीं। राम राम। बाबा जी को चरण स्पर्श। मैं सुनील अग्रवाल, गांव तिगड़ाना, भिवानी से बिलोंग करता हूं। मेरा जन्म तिनसुकिया, आसाम से है। मेरे मम्मी पापा मेरे जन्म के समय वहाँ, चूँकि हम सब अभाव में थे तो आसाम पहुँच गए। मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी हम सुन के आए हैं कि अभाव में, हम वहाँ से अभाव से थे। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आपका नेक्सा वेल्ड्स का था, तो इसका मैं जवाब ये देना चाहूँगा। हमने लगभग 1990 में हम आसाम से अल्फ़ा की वजह से, भाई साहब मेरी बात को करेंगे, तो हम दिल्ली शिफ्ट कर गए थे। हमने एक वेल्डिंग का प्लांट लगाया था मारुति वेल्ड लिमिटेड के नाम से, लेकिन 2010 में ये हुआ कि यार रियल इस्टेट का धंधा करते हैं, उसमें पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, तो हमने वो बोलर जर्मन एक कंपनी है उसको सेल आउट कर दिया। और उससे 6 साल का हमारा एग्रीमेंट हुआ कि हम नॉन ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोबारा इलेक्ट्रोड 6 साल तक नहीं बनाएंगे। और रियल इस्टेट की हालत तो सबको पता ही थी। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब दोबारा से वेल्डिंग रोड ही बनाते हैं। और चूँकि मारुति का नेक्स्ट जो वर्जन था वो नेक्सा था, तो हमने भी उसका नाम नेक्सा वेल्ड रख दिया। ये तो नेक्सा वेल्ड की एक छोटी सी स्टोरी है। हम 4 भाई हैं, चारों भाई इकट्ठे रहते हैं और हमारे बिजनेस चारों भाई अलग अलग देखते हैं, लेकिन 31 मार्च की बैलेंस शीट में एक हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो
मैं जैसे अभी रियल इस्टेट का काम देख रहा हूँ, मैंने लगभग 3000 फ्लैट राजनगर एक्सटेंशन और नोएडा एक्सटेंशन में बना के डिलीवर करे हैं। साथ में चूँकि अब रियल इस्टेट का धंधा आगे नहीं करना था तो नेक्सा वेल्ड को मैं साथ में प्रमोट कर रहा हूँ। एक हमारा साहिबाबाद में इंडस्ट्रियल वेयर हाउस है जिसमें लगभग 1 लाख प्रोडक्ट हम रेडीली स्टॉक रखते हैं। तो मैं प्रेम जी से भी बाहर बात कर रहा था, अगर इनको अपना स्टोर हमें देना हो तो हम इनकी पूरी फैक्ट्री को चलाने की काबिलियत रखते हैं। इसके अलावा अजमेरी गेट पे हमारे रिटेल आउटलेट हैं जहां हम अलाई स्टील, डाई स्टील, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, पावर टूल, उन सब में भी हम डील करते हैं। और भगीरथ पैलेस में हमारा इलेक्ट्रिकल का काम है जहां हम इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, हाइड्रोलिक प्रोडक्ट्स उन सब में डील करते हैं। तो ये हम चारों भाई बिजनेस अलग अलग करते हैं, लेकिन हम चारों एक ही ग्रुप के और एक ही मैनेजमेंट के नीचे काम करते हैं। सुनील जी, जीवन में इतने उतार चढ़ाव, आपने कहा तिनसुकिया में जन्म हुआ, वहाँ व्यापार हुआ, कुछ वहाँ के लोकल अनरेस्ट की वजह से आपको इधर आना पड़ा, तो वो भी आपने फेस देखा। फिर उसके बाद वेल्डिंग का काम करके आप रियल एस्टेट में गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा जिगजैग से निकल के आई है। तो कोई ऐसा प्रेरणा का स्रोत आपके पास है, कोई पुरानी वैल्यूज़ हैं जिनके बिना पे आप आगे चल पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं, तो वो हमारे सब दर्शकों को बताइए। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक रही कि मतलब कुछ लोगों की ज़िंदगी शायद ऐसी रहती होगी। 1980 में असम में स्कूल बंद हो गए थे, मतलब साल भर के लिए बच्चों की क्लासेज नहीं थी। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरी बुआ जी के पास जींद हरियाणा में पढ़ने के लिए भेज दिया। और 1984 में जब इंदिरा गांधी कांड हुआ तब मैं उस समय 8th क्लास में था। लेकिन उधर आसाम में भी लकड़ी का और मेरे पापा का जो बिज़नेस था वो थोड़ा सा डाउन था, तो पापा दोबारा हरियाणा में आ गए और उन्होंने कॉटन का काम शुरू कर दिया। लेकिन उसमें 1985 में हमारा बेसिकली एक्चुअल वर्ड जिसको दिवाला बोलते हैं ना, वो निकल गया। घाटा इतना हुआ, प्रधानमंत्री राजीव गांधी नए नए प्रधानमंत्री बने, बेंजीर भुट्टो से उनको प्यार था, वो कपास उन्होंने सस्ती इंपोर्ट कर ली और यहाँ के लोगों के। तो मैं अपने मामा के पास दिल्ली में शिफ्ट हो गया। मतलब मामा ने मुझे अपने पास बुला लिया इस कंडीशन पे कि भाई बहन का बेटा है, बहन को तकलीफ ना हो तो तू काम हमारे पास ही सीख ले। तो 1985 से लेके 1990 तक मैंने अपने मामा जी के पास काम करा। फिर मैंने उनको कहा कि मामा जी इतने में खर्चा नहीं चलता, घर का कुछ खर्चा बढ़ा दो। मामा बोला इससे फालतू का, तो आदमी को नहीं। तो उन्होंने मेरा 1991 में अपना बिजनेस शुरू करा दिया, ये कह के कि बेटा तू अपना बिजनेस शुरू कर ले। तो मैंने 1991 से अपना काम शुरू करा। नहीं, अपमान वर्ड तो नहीं था, चैलेंज हुआ ये चैलेंज था। कारण चैलेंज हुआ। उस समय 5000 रुपये अच्छे खासे ऑफिसर की तनख्वाह होती थी, तो उतनी तो देते थे, लेकिन मेरा परिवार बड़ा था तो उसमें खर्चा नहीं चलता था। परिवार का ध्यान तो आप हमेशा से रखते हैं, अपने उस परिवार का भी रखते हैं और ये एक्सटेंडेड फैमिली का भी। देखिए, हर आदमी को रखना ही चाहिए, वो तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आदमी अपने परिवार का ध्यान रखे। जीवन में आगे बढ़ते हुए आपको कोई इस तरह के प्रेरणा के स्रोत मिले हों या प्रेरणा के विषय आपके जहन में आए हों कि जिनके मूल्यों पे चल के आप आगे बढ़ते जा रहे हों, परिवार को आगे बढ़ाते जा रहे हों? बहुत सारी संस्थाओं के साथ आप बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, कुछ प्रारूप में भी आप जुड़े हुए हैं, उनके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मेरी नानी जी, जब मैं छोटा था तो नानी से मेरा बड़ा लगाव रहा। मेरी नानी कहती थी बेटा कम खाना और गम खाना सीख लेगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी। तो उस दिन से मैंने उस नियम को मैं फॉलो करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ खाना भी कम खाऊँ और गम तो मैं इतना खा लेता हूँ कि सामने वाला सोच ही नहीं सकता। और इसके अलावा जो बात आपने कही, तो मेरे एक गुरुजी हैं पवन सिन्हा जी, जिनसे मिलवाया तो राजेश भाई नहीं था, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। बट उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी, तो वो हमेशा मुझे 2 बातें समझाते रहते हैं कि सुनील बेटा, जॉइंट परिवार है और बड़ा भी परिवार ही है, मतलब एक अपना परिवार है, एक बाकी परिवार। तो इसमें धैर्य जो है ना, पेशेंस, हर चीज़ की, हर समस्या का समाधान है कि पेशेंस रख, बस पेशेंस रख, पेशेंस रख। पेशेंस से सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा गुरुजी कहते हैं, तो मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। जो अपने परिवार के आने वाली आगे जो पीढ़ी आ रही है, वो भी आपके काम, व्यापार, रियल एस्टेट और वेल्ड वाले काम को देख रही है, उसको अपने साथ, परिवार के साथ, जिस तरह से आप जॉइंट फैमिली में चल रहे हैं, उनको किस तरह से आप प्रेरणा देते हैं, क्या मैसेज देते हैं जिससे हम लोग भी उनसे प्रेरणा, आप लोगों की प्रेरणा ले सके? भाई देखो, मैं तो उनको एक ही बात समझाता हूँ कि बेटा, जब अपन अभाव में थे, 0 पैसे से शुरुआत करी थी। जब तिनसुकिया से आया था तो एक तमन्ना थी, अगर मेरे पास एक चेतक स्कूटर हो और एक मोबाइल, उस समय का लैंडलाइन नंबर हो, तो मैं धरती से पानी निकाल दूंगा। ऐसा मैं घर पे भी बोलता था कि एक टेलीफोन हो
और एक स्कूटर हो तो मैं बहुत कुछ कर दूं। आज भगवान की दया से 12-15 गाड़ियां खड़ी हैं, तो बच्चों को कहता हूं बेटा पैसे का घमंड मत करना, यही मान के चलना कि 1990 में ताऊ जी के पास स्कूटर नहीं था, तेरे पास आ गया एक अलग बात है। तो उस स्कूटर को याद रखेगा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं जिंदगी में। अभाव को जो देखते हुए रहें और जड़ों से जुड़ के रहें। अभाव को याद रखेंगे तो कोई समस्या जिंदगी में आने वाली है नहीं। आप भिवानी से अपना जुड़ाव या आसाम से अपना जुड़ाव किस तरह से रखते हैं? वो देखिए, गांव से तो मेरा लगाव है। मैं साल में एक बार, मतलब मिनिमम 1 टाइम तो मैं गांव में जाता ही जाता हूं। वैसे मेरी कोशिश ये रहती है कि गांव से जो लोग आते हैं जाते हैं उनके साथ जो अपने से बन पड़ता है उतना अपन गांव के लिए और अपने उसके लिए सोचें। असम से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लगाव मेरा नहीं रहा। जब मैं छोड़ के आया तो उसके बाद मैंने दोबारा जाने का, मतलब आज उस बात को 30-32 साल हो गए, मैं दोबारा असम कभी गया नहीं। आप अपने वेल्डिंग के व्यवसाय को और रियल एस्टेट को आप कह रहे हैं कि शायद डिसकंटिन्यू करेंगे, उसको आगे किस रूप में देखते हैं? नहीं, रियल इस्टेट में ईमानदारी की बात यह है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, हम जैसे लोगों के लिए रियल इस्टेट है नहीं। कारण कि हम कोई मेरी जेब और मुझे रोक के कहीं सब कुछ दे दे तो 500 रुपये ना मिले उसको मेरी जेब से। जबकि रियल इस्टेट एक शो का बिजनेस है। लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि रियल इस्टेट एक्चुअल बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस की तरह करना चाहिए। लोगों ने भी रियल इस्टेट को इन्वेस्टमेंट और धंधा बना दिया, जबकि वो बेसिक नीड की चीज़ थी। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अगर वो अपने लिए एक घर खरीदे तब तो बात ठीक है, मतलब हो सकता है मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। वो बिजनेस की तरह उसको ट्रीट ना करके एसेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते तो एक धंधा अच्छा चलता। और कुछ लोगों ने, अब इसको नाम किसका दिया जाए पता नहीं, इसको शोसेबाजी में आकर व्यापार को ख़त्म कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये व्यापार उतना बढ़िया नहीं है। जिस धंधे में धंधा करने वाले की रिस्पेक्ट ना हो, जिस व्यापार को व्यापार करने वाले की रिस्पेक्ट ना हो, उस व्यापार से थोड़ा बचा जाए तो ज़्यादा बेटर है। मैं इलेक्ट्रोड का काम करता हूं तो मुझे अच्छे से पता है, कोई गुवाहाटी से भी आता है तो वहाँ की कोई फेमस चीज़ है वो मेरे लिए स्पेशली लेके आता है कि सुनील जी आपके लिए मैं गुवाहाटी से ये लेके आया हूँ। और यहाँ मैं 3000 फ्लैट की चाबी दे के भी, अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, एक भी ये नहीं कह सकता कि सुनील भाई मैंने आपको एडवांस दे रखा और आपने फ्लैट नहीं दिया। मैं 500 लोगों के मंच से बड़े फक्र से कह रहा हूँ भी अगर इनमें से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो ये कह दे कि सुनील भाई मैंने आपसे 100 रुपये लेने हैं, 1000 दूंगा उसको, नहीं है। लेकिन उस व्यापार को हम ही लोगों ने कहीं ना कहीं खराब कर दिया। अब कल भैया ने एक वर्ड यूज करा मेरे आते ही, सुनील वो नहीं है जिसके टावर गिर रहे हों। मतलब ये मेरे लिए फक्र की बात हो सकती है, लेकिन मेरे व्यापार के लिए ये बहुत गलत बात है। मेरे लिए ये फक्र की बात हो सकती है, लेकिन मेरे व्यापार के लिए गलत बात है कि किसी व्यक्ति ने गलत काम करा, उसकी वजह से हजारों लोगों का नुकसान हुआ। तो मैं ऐसे व्यापार को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। टावर तो शायद आज 2:30 बजे का टाइम था, गिर चुके होंगे, हम लोगों ने देखा नहीं। न्यूज हमने देखी नहीं, न्यूज देखी नहीं है, आज वही होगा हाईलाइट में। सुनील जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे साथियों के अगर कोई सवाल हो सुनील भाई से पूछना चाहें तो जरूर पूछिए। हाँ मनीष भाई। आपको धन्यवाद दे रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, थैंक यू सर। इसका एक ही फार्मूला है, पेशेंस, पेशेंस और पेशेंस। आप धैर्य रखें, आपका हर काम पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, आपके परिवार के जो भी लोग आए, रिंकू आया है और ये जितने भी आए सब आए एक साथ। आशा इनकी अर्धांगिनी है और हम उनका एक ट्रॉफी से सम्मान करेंगे। सब आइए, पूरा परिवार आइए, प्लीज कम, प्लीज कम। संजय भैया आओ, सम्मान करो पूरे परिवार का। ग्रुप फोटो बस भाई साहब खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट खत्म। एक बार जोरदार तालियां